बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे हमारा सेकंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल के हवाले से। वो कह रहे हैं कि द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एटम टू कार्बन एटम फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे 3 एटमों की या 3 एलिमेंट की बात हो रही है। एक आपके पास कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा जो आपके पास है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। और थर्ड जो आपके पास है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो कौन सा है? वो H से ज़ाहिर करते हैं हम। ऑक्सीजन का सिंबल जो है वो कौन सा है? वो O है हमारे पास। और नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो कौन सा है? N है। वो कह रहे कि इन तीनों की जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग से मुराद क्या है? मिल जाना है। नॉर्मल एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते तो जब वो नज़दीक आके हमारे साथ हाथ मिला लेते, वो हाथ मिलाना जो होता है वो क्या कहते हैं? हम उसको बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, सादा लफ्ज़ में बॉन्डिंग होती है। तो जब इन तीनों एलिमेंट की कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग किससे मिलती है? कार्बन से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बन से। जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ये तीनों एलिमेंट की बात हो रही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो उस टाइम जो कंपाउंड हमारे पास इनके मिलने से आ जाता है, या हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, या ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, या नाइट्रोजन का कार्बन के साथ, इनसे जो भी कंपाउंड आ जाता है उस कंपाउंड को हम कौन सा नाम देते हैं? उस कंपाउंड को हम कौन सा नाम देते हैं? उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते। ठीक है। इन तीनों के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट जब कार्बन के साथ मिलता है तो उसको फिर हम क्या नाम देंगे? इनडायरेक्टली ऑलरेडी के हम उसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। ठीक है। तो आपने कौन सा मेमोराइज करना है, दिमाग में रखना है कि इन तीनों की बॉन्डिंग जो कार्बन के साथ वो ऑर्गेनिक, उसके अलावा बाकी की क्या नाम पड़ जाता है? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर कहते हैं द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल play most important role that characterize the cell structure function of the cell organelle। सेल ऑर्गेनेली का जो स्ट्रक्चर है या जो फंक्शन है वो कौन डिसाइड करता है? वो यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? बायो मॉलिक्यूल। क्योंकि जो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसका नाम हम क्या कहते हैं? उसके नाम किस नाम से बुलाते हैं? उसको बायो मॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये कि सेल ऑर्गेनेली क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। यह आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेल है। ठीक है। उस सेल के सेंटर में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है। एन से मैं उसको जाहिर करता हूँ। न्यूक्लियस के अलावा इसके इर्द गिर्द बाकी भी क्या होते हैं? मुख्तलिफ ऑर्गेनेली होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या हो गया? राइबोसोम्स हो गए। ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया? मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस तरह गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं? ये ऑर्गेनेली आ रहे हैं। इसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं इन सबको। ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनेली बने हुए, ऑर्गेनेली का कौन सी चीज़ की बात हो रही? स्ट्रक्चर। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। किससे मुख्तलिफ होगा? राइबोसोम से मुख्तलिफ होगा। वो कह रहे हैं कि ये इनकी जो स्ट्रक्चर है, राइबोसोम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ होती है। और ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये ऑर्गेनेली किस चीज़ से बने होते हैं? ये इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिल के बने होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल से बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है? ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल बनाता है। ऑर्गेनेली की जो स्ट्रक्चर है वो इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन से मिलके बनी होती है। जिस तरीके से ये मॉलिक्यूल आपस में बनते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहली बात। फिर उसके बाद उस ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या काम होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट रोल जो है, जो किरदार है, रोल का मतलब क्या है? किरदार। वो ये डिसाइड करता है, कैरेक्टराइज करता है कि उस ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये डिसाइड करता है कि उस ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर क्या होगा और उस ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या होगा। फिर कहते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड मेक चेन ऑफ कार्बन एटम विच फॉर्म द स्केलेटन और बैकबोन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
नॉर्मली हमारे पास वो कह रहे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलता है, बॉन्ड बनाता है, चेन बनाता है, इस तरह एक कार्बन दूसरे के साथ, फिर दूसरा जो है तीसरे कार्बन के साथ, ये जब बॉन्ड बना लेते हैं, फिर तीसरा चौथे के साथ सो ऑन आगे चलते जाए इस तरह, तो क्या बनाता है, वो क्या कहते हैं कि विच फॉर्म द स्केलेटन, इससे क्या आ जाता है, एक ढांचा आ जाता है। ये देखो ये ढांचा आ गया, या बैकबोन उसको भी हम कह सकते हैं। अ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इससे एक बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गया, ये आपको नज़र आ रहा है। पहले सिर्फ एक कार्बन था, अभी 3 है या 4 हो सकते, 5 हो सकते, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल उससे आ सकता है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उससे आता है। फिर कहते कि the chemical analysis of protoplasm shows that it is composed of 2 type of compound। जब हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो पहले हम प्रोटोप्लाज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म आपके पास क्या होता है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास सेल है, इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म, अब ये हमारे पास न्यूक्लियस के अलावा सेल का जो बाकी हिस्सा है, इसके अंदर का सारा हिस्सा है अंदर, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। में उसको सी से ज़ाहिर करता हूँ, यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो हिस्सा है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप इस सेल के अंदर न्यूक्लियस की भी कंपोजिशन चेक कर लेते हो, उसको भी देख लेते हो, साथ साथ साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन भी देखते हो, उसको भी चेक कर लेते हो, तो जब हम उसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं, कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, केमिकल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है, तज्जिया करना, मालूम करना, चेक करना। केमिकल चेक करते हैं, वहाँ पे केमिकली उसको चेक किया जाता है उस प्रोटोप्लाज्म को, तो हमें ये नज़र आ जाता है, हमें ये पता चल जाता है दैट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ कंपाउंड के। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 किस्म के कंपाउंड पाए जाते हैं, और वो 2 किस्म के कंपाउंड जो है, उनमें से एक कंपाउंड का नाम हमारे पास कौन सा है, एक ऑर्गेनिक पाए जाते हैं, और दूसरे कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि 2 किस्म के कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, जो ऑलरेडी नीचे टेबल 2.1 में भी दिखाया गया है। ये कंपाउंड की आगे हम बात करेंगे। फिर कह रहे दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन समवट डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। ये जो कंपाउंड है इस सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म की कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है, कि ये जब मौजूद होते, दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन समवट डिफरेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन से मुराद यहाँ पे हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ रेशो से ये मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, मुख्तलिफ रेशो से। एक एग्ज़ाम्पल आपके पास है कि मिसाल के तौर पे कंसीडर करो कि आपको, आपके भाई को फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये मिल रहे हैं, छोटा भाई है आपका, 10 रुपये मिल रहे हैं, तो आपके अब्बू आप उसके मुकाबले में आपको कितने रुपए दे रहे, 50 रुपये दे रहे। तो ये आपके छोटे भाई और आपके दरमियान क्या आ गया, रेशो आ गया 1:5। मतलब अगर उसको 10 रुपये मिल रहे तो आपको कितने मिल रहे, 50 मिल रहे, ठीक है। तो वो कह रहे कि इन कंपाउंड के दरमियान जो रेशो है, क्या यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में। एग्जाम्पल अगर हम टेबल से थोड़ा सा उठा लें कि एक मेमेलियन सेल के अंदर अगर हम देखें, वाटर का देखो, वाटर का आपके पास 70 है। ये टोटल आपके पास जो है, ये आउट ऑफ कितने 100 में से 70% क्या है, पानी है। 18% जो है फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, प्रोटीन है। 4% आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। 3% आपके पास क्या, लिपिड है। इसी तरह डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक आयंस पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोपोर्शन है। देखो एक तरीके से नहीं है, मिसाल एक तरीके से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 को 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान इक्वल तरतीब से उसको डिवाइड करो, तो हर एक का हिस्सा मेरे पास क्या आएगा, 25-25 आएगा। और आप 25 को अगर 4 बार इस तरह जमा करें तो आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा। तो वो तब क्या होगा, 4 कंपाउंड के दरमियान क्या होगा, वो इक्वल प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है, रेशो अलग अलग है। 70 वाटर का, इसी तरह बाकी 100 आन। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास
कंपाउंड है ये मौजूद होते हैं, लेकिन किस तरीके से डिफरेंट प्रोपोर्शन से रेशो से मौजूद होते हैं इन डिफरेंट। बात पर किस चीज़ की हो रही है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसी टेबल के अंदर आपके पास दो किस्म के ऑर्गेनिज्म दिखाए हुए हैं। एक आपके पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया सेल जो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल है, और दूसरा सेल जो है आपके पास कौन सा है? मेमेलियन सेल। मेमेलियन का ऑलरेडी आपको पता है कि वो एनिमल जो अपने बच्चों को फीडिंग करते, दूध पिलाते हैं, वो मेमेलियन सेल होते हैं जो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल से ताल्लुक़ रखता है। अगर इसके एक पहली बात तो हमने इसके दरमियान देखी कि इसमें मुख्तलिफ प्रोपोर्शन है, ठीक है। फिर हमने बात की कि कंपाउंड के दरमियान पहले प्रोपोर्शन मुख्तलिफ थी, अब उसी एक कंपाउंड का जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है उसके दरमियान भी रेशो मुख्तलिफ है, सिवाय 1 2 3 के। 1 2 3 से मुराद यहाँ पे अगर आप देखो वाटर का प्रोपोर्शन जो है दोनों में सेम है। अगर एंजाइम का प्रोपोर्शन देखें तो आपके पास क्या है? दोनों में सेम है। जबकि इन ऑर्गेनिक आयंस का प्रोपोर्शन दोनों में क्या? सेम है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव इसी फॉर्म में भी आ सकती है। अगर आप वो बात करें किसके दरमियान बात करें? एमांग कंपाउंड तो मुख्तलिफ है, और अगर आप वो बात करें एमांग किसके दरमियान बात करें? बैक्टीरियल, बिटवीन सेल्स। बैक्टीरियल सेल के दरमियान अगर वो वाटर की बात करें, कंपाउंड को का जिक्र न करें, कंपाउंड के दरमियान का जिक्र न करें, तो आपने ये नहीं कहना कि वो मुख्तलिफ है। तो वो वाटर का क्या है? सेम है सेल के दरमियान। जबकि एंजाइम का क्या है? सेम है। इसी तरह ऑर्गेनिक आयन क्या है? हमारे पास ये तीन मेमोराइज आपने करने, दिमाग में रखने कि ये तीन हमारे पास क्या आ रहे? सेम आ रहे। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है? उसका प्रोपोर्शन मुख्तलिफ होता है। और यहाँ तक कि मुख्तलिफ सेल में भी आपके बॉडी में ऑर्गेनिज्म क्या होगा? सेम होगा। आपके बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल है, नर्व सेल है आपके पास, कार्डियक सेल है, मुख्तलिफ सेल है आपके पास आपके बॉडी में। तो उस बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसमें भी इसका प्रोपोर्शन क्या हो सकता है? मुख्तलिफ। एक तो एनिमल टू एनिमल या सेल टू सेल जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के वो मुख्तलिफ है, और एक आपके बॉडी सेम ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी क्या है हमारे पास? उसके प्रोपोर्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इनमें से, इन कंपाउंड में से, ये कंपाउंड जो आपके पास है इनमें से जो फर्स्ट आपके पास है वो कौन सा है? वो आपके पास वाटर है। वो कह रहे हैं कि वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म का आपको समझ आ गई कि इसमें से जो सबसे अबंडेंट का मतलब क्या है? कसरत, ज़्यादा। उन तमाम ऑल कंपाउंड, देखो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑल कंपाउंड। ऑल कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही, दोनों की बात हो रही। तमाम कंपाउंड में से जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला वो कौन सा है? एबंडेंट हिस्सा जो है वो किसका है? वो वाटर का है। किस में? प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये दिमाग में ये जो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके मेडिकल टेस्ट में सेम यही सेंटेंस को थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो उसी के अंदर कि ये कह क्या रहा है। तो आपने ये समझना है, आपने वर्ड बाय वर्ड अपने बायो के बुक को समझना है। इंपॉर्टेंट बात यही है, जब आप वर्ड बाय वर्ड अपने बायो के बुक को समझ लेते हो तो फिर आपको उस ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, ना आउट ऑफ कोर्स आपको लगता है। तो इसलिए यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है कि वाटर इज मोस्ट ऑल कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की बात हो रही है। प्रोटोप्लाज्म में दोनों से भी कौन सा ज़्यादा है? वाटर ज़्यादा है। इट फॉर्म ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी वेट नेक्स्ट टू वाटर ऑफ प्रोटीन। और ये जो वाटर है ये कितने? 3/4, जो आपको यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है 3/4। 3/4 से मुराद क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास क्या है? आपका घर है, और आपके घर में कितने? आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है। 4 कमरे आपके पास आपके घर में आ गए, 1 2 3 एंड 4। उन 4 कमरे में से 3 कमरे आपके भाई ने, आपके छोटे भाई ने कवर कर लिए, तो आपके लिए कितना रह गया? सिर्फ 1 कमरा रह गया। तो उसका हिस्सा कितना बन गया? 3 कमरे। 3/4 से मुराद ये होता है कि वो कह रहे कि हमारे पास ये कितना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे पास, मिसाल ले लो कि इसमें से, इस प्रोटोप्लाज्म का तकरीबन ये सारा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा हिस्सा पानी ने घेरा होता है, और ये छोटा सा हिस्सा बाकी कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि 3/4 ऑफ द बॉडी वेट
नेक्स्ट टू वाटर ऑफ प्रोटीन, और पानी के बाद ये देखो नॉर्मली अगर 100% में आप यहाँ पे आप देख ले 100% में से ये देखो ये 70 है। अब 100 में से अगर आप 70 निकाले तो आपके पास कितना रह जाते हैं, 30 रह जाते हैं, 30 रह जाते हैं, और बाकी का देखो ये 30 के लिए, ये बाकी जो है ये 30 का हिस्सा है। ठीक है, तो 70% आपके पास वाटर आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर किस चीज़ का आ रहा है, वो प्रोटीन का आ रहा है। तो नॉर्मली इसी टेबल के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, प्रोटीन है, 18% आपके पास नज़र आ रहा है। प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक, ये देखो ये वहाँ ऊपर वर्ड इस्तेमाल होता है ऑल कंपाउंड, यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, प्रेजेंट इन द सेल। ये भी खुद अपने आप में एक एमसीक्यूज है कि जो प्रोटीन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, वो एबंडेंट है। ये दिमाग में रखो, वाटर जो है ऑल कंपाउंड में एबंडेंट है, जबकि प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है, एबंडेंट है, सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। प्रोटीन है स्ट्रक्चर फंक्शन रोल इन द सेल, सेल के अंदर जब एक सेल बनता है उस सेल के अंदर उस सेल का स्ट्रक्चर जो बनता है और फंक्शन जो उस सेल का होता है, ये 2 पॉइंट है, वो कौन किरदार किसका होता है, उसका रोल किसका होता है, वो प्रोटीन का होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल किस तरह बनेगा, सेल की बनावट, आया सेल सर्कल फॉर्म में, आया सेल रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आया सेल आपके पास स्क्वायर फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और अगर ये सर्कल फॉर्म में बन रहा है तो इसका फंक्शन क्या होगा, क्यों सर्कल फॉर्म में बना हुआ है, एक खास मकसद के लिए सर्कल फॉर्म में बना होगा ना। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है तो ये भी क्या होगा, एक खास मकसद के लिए बना होता है ना। अगर स्क्वायर फॉर्म में होता है तो ये भी खास मकसद के लिए बना होता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रोटीन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रोल इन द सेल, सेल जो बनाता है उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो भी किससे बनता है, वो भी प्रोटीन से बनता है, और उस सेल का फंक्शन जो होता है वो भी कौन डिसाइड करता है, वो प्रोटीन जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। उसके अलावा जो देखो ऑर्गेनिक की बात हो रही है, बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन कौन मौजूद है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उसके अलावा कौन है, लिपिड भी है, और उसके अलावा क्या है, डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, ये तीनों, एक आपके पास क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा रेशो है दोनों में, अगर आप देखें दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर, दोनों सेल के दरमियान, यहाँ पे देखो 15 यहाँ पे, और इसका क्या है 18 आपके पास है। ठीक है, एंजाइम्स विच आर प्रोटीन इन नेचर आर आल्सो प्रेजेंट। उसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो कह रहे हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, विच आर प्रोटीन इन नेचर आर आल्सो प्रेजेंट। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी वर्ड के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन क्यों होती है, उसको क्लियर नहीं होता कंसेप्ट आप इस तरह क्लियर करेंगे कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एंजाइम के हवाले से, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते कि आपके 4 भाई है, कितने भाई है आपके, 4 भाई है। उन 4 भाइयों में से जो पहला वाला भाई है वो थोड़ा सा क्या है, शैतान टाइप का है, मतलब झगड़े करते हर टाइम। तो हम इन तीनों भाइयों को उसके नाम से पुकारते हैं, है तो आपके चारों भाइयों, ठीक है, चारों आपके भाई है, लेकिन ये तीनों भाइयों को आप अपने नाम से पुकारते हो। जबकि ये जो शैतान टाइप का होते हैं, नॉर्मली हम उसको क्या नाम देते हैं, नॉर्मली देते हैं उसको शैतान, या कोई दूसरे शैतानी नाम से उसको पुकारा जाता है, कि फला नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम चेंज कर लेते। सेम इसी तरह ये एंजाइम जो है, जिस तरह आपके बाइट है, ये बेसिकली क्या है, सारे एंजाइम प्रोटीन है, बाइट है आपके, लेकिन वो एक प्रोटीन जो था, जो उसकी हरकतों की वजह से, कौन से हरकत है उसके एंजाइम की, एक्टिविटी क्या थी उसकी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे थे। मतलब क्या है रिएक्शन को स्पीड अप करना, मिसाल के तौर पे ये 2 बंदे खड़े और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे, लड़ रहे, लेकिन सिर्फ बातों से लड़ रहे। अब बीच में से आप नीचे से आ गए, यहाँ पे खड़े हो गए, आप देख रहे हो कि ये बंदे तो दोनों आपस में एक दूसरे को गिरबान से नहीं पकड़ रहे, तो आप क्या कर लेते हो, बीच में खुद को डाल लेते हो और उसको कहते हो, इस बंदे को कहते हो कि ये बंदा तुम्हें ये कह रहा था, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जो मसला है वो थोड़ा और गर्म कर लेता है, और कह रहे हो कि ये बंदा, दूसरे को कहते हो कि तुम्हें ये कह रहा था। जो झगड़ा गिरबान तक पहुंचना था
जो 3-4 घंटे हो सकते कि नहीं पहुंच जाता, तो 3-4 घंटे में हो रहा था, आपने क्या कर लिया 5 मिनट के अंदर इन दोनों को लड़ा दिया, तो आपका किरदार क्या हो गया, आपका किरदार एंजाइम की तरह हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि एंजाइम विच आर प्रोटीन इन नेचर आर आल्सो प्रेजेंट। तो एंजाइम की आई थिंक आपको समझ आई होगी कि एंजाइम क्या करता है, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है। कुछ रिएक्शन होते हैं जो सालों साल नहीं होते, जो मतलब क्या है कि पूरे लाइफ में नहीं होते, जब आप उसमें एंजाइम ऐड कर लेते हो तो रिएक्शन सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर हो जाते हैं। एंजाइम के अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो किसका हिस्सा आ रहा है, हार्मोन। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं एंजाइम और हार्मोन में भी क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन क्यों होती है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मिसाल ले रहे कि एंजाइम और हार्मोन में मेन फ़र्क क्या होता है। ये एक पार्ट है आपके बॉडी का, कोई भी हिस्सा है, लीवर समझ लो, कोई भी हिस्सा, इन वन पार्ट समझ लो। यहाँ पे आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम उसको ज़ाहिर कर रहे हैं इस तरह, यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इसी जगह पे आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मोन भी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, इससे हम उसको ज़ाहिर करें, हार्मोन भी बन रहा है। एंजाइम जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे बनता है, उसी जगह पे क्या करता है, एक्शन करता है। जबकि हार्मोन एक जगह पे बनता है, एक्शन क्या कर लेता है, बॉडी के दूसरी जगह पे आपके ब्लड के साथ जाके क्या कर लेता है, दूसरी जगह पे एक्शन कर लेता है। तो ये हार्मोन और एंजाइम बेसिकली काम क्या करते हैं, एक ही चीज़ है, काम एक जैसे करते हैं इस तरह, या मुख्तलिफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट यही डिफरेंस है कि एंजाइम जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे काम करता है, जबकि हार्मोन प्रोड्यूस बनता है एक जगह पे, जबकि काम क्या करता है, दूसरी जगह पे करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्मोन विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनऑर्गेनिक, और साथ साथ इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। और इनऑर्गेनिक साल्ट वो कौन सा आपके पास, ये देखो इनऑर्गेनिक साल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट भी क्या करते हैं, यहाँ पे आर प्रेजेंट स्मॉल प्रोपोर्शन, थोड़े से मकदार में। देखो यहाँ पे 100 में से 70 तो पानी लेके चला गया, 30 में से ये देखो 18, फिर 4 ये कार्बोहाइड्रेट लेके गया, यहाँ पे लेके जाओ, और 1% जो है वो किसके लिए रह गया, वो इनऑर्गेनिक आयंस के लिए सिर्फ रह गया। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास टेबल था, टेबल भी आपको नज़र आ रहा है, टेबल भी हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि टिपिकल सेल शो द फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट इनसाइड इट। एक सेल दिखाया हुआ है, आम नॉर्मल टिपिकल सेल, जर्नल एक सेल लिया हुआ है, जो क्या शो करवा रहा था आपको, अप्रॉक्सीमेट। देखो एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये भी दिमाग में रखो, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है ये अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन। हम हिसाब लगाते हैं ना, वो कहते हैं कि आपके पास कितने पैसे होंगे, तो आपको पता नहीं है अभी कि मेरे जेब में 50 है या 100 रुपये, तो आप कह सकते हो कि तकरीबन 100 रुपये। तकरीबन 100 से मुराद क्या है कि 80 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन, बनावट जो है, जो सेल का बनावट बना हुआ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से कौन कौन से परसेंटेज, किस किस परसेंटेज से बना हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लियर कट इसके हवाले से दिखाया हुआ है। आई थिंक आपको टॉपिक की डिटेल से समझ आई होगी। आपने कुछ पॉइंट मैंने आपको मेमोराइज़ करवा दिए, कुछ पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि आपने दिमाग में रखना है। मेडिकल टेस्ट के हवाले से, अपने कॉन्सेप्ट के हवाले से कौन से पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए।